नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। पीएम नरेंद्र मोदी को आज पंजाब के फिरोजपुर में एक रैली को संबोधित करना था, लेकिन सुरक्षा कारणों से न केवल ये रैली रद्द करनी पड़ी बल्कि उनके काफिले को भी वापस लौटना पड़ा। अब प्रधानमंत्री मोदी के काफिले के रुकने और रैली रद्द होने की घटना से सियासी पारा चढ़ने लगा है। पंजाब सरकार भले ही इस पर लाख सफाई दे, लेकिन सियासत एक्सप्रेस चल पड़ी है। देखिए पूरी रिपोर्ट। अपने सीएम से कहना थैंक यू कि मैं जिंदा एयरपोर्ट पहुंच गया। पीएम नरेंद्र मोदी पंजाब के अफसरों को दिल्ली लौटते लौटते कुछ ऐसा ही बोल गए। दरअसल पंजाब में पीएम मोदी की रैली रद्द होने और काफिला रुकने से देश भर में सियासी भूचाल आ गया है। दिल्ली से लेकर पंजाब और पंजाब से लेकर एमपी तक सियासी शोर सुनाई देने लगा है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक बताकर बीजेपी कांग्रेस पर आग बबूला हो रही है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰਸ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਂग्रेस पार्टी ਦੇ वर्कर्स ने जिन्हों ने यह काम किया है। इस देश में पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की जवाबदारी राज्य सरकार की थी। ये प्रधानमंत्री जी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं है, ये तो राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। क्या कांग्रेस की सरकार, गांधी परिवार नफरत से इतना भरा है कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा से खेल जाए? यह आपराधिक षड्यंत्र है और देश की जनता इसके लिए कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। बीजेपी के इन आरोपों को लेकर कांग्रेस भी बचाव में उतरी है। खुद पंजाब के सीएम ने इस पर अपनी सफाई दी, तो दूसरी ओर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भी बीजेपी पर हमले का ये मौका नहीं छोड़ा। कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि अजे तक कोई ऐसा गल नहीं है, किसी तरह का प्रधानमंत्री जी दे कोई खतरा नहीं सी। इस नूं त्रोड़ मरोड़ के गल नूं होर पासे लिजाण की कोशिश किसी पार्टी वालों नहीं करनी चाहिए, ना ही कोई इदां दी गल है। लेकिन मैं ये कह रहा कि अननैसेसरीली राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल ही नॉन पॉलिटिकल मसला है। पहली बात तो यह है कि कोई भी प्रधानमंत्री का एसपीजी रूट तय करती है, सुरक्षा की जवाबदारी उनकी होती है। तो अगर कोई गड़बड़ हुई है तो पूरी असफलता केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि इसमें पूरी व्यवस्था केंद्र सरकार ही देखती है। और शिवराज सिंह चौहान को ये मालूम होना चाहिए कि मोदी जी यहाँ आते हैं तो राज्य सरकार का इतनी जवाबदारी नहीं होती जितनी कि केंद्र सरकार की एसपीजी की होती है। एक तरफ बीजेपी इसे पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मान रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। फिलहाल पंजाब के विधानसभा चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत भरपूर देखने को मिल रही है। देखना होगा कि देश में ये सियासी संक्रमण कब कंट्रोल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। वहीं इस मसले पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे निंदनीय बताया और दिग्विजय सिंह के एसपीजी वाले बयान पर भी पलटवार किया है। मेरे साथ मध्य प्रदेश सरकार के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हैं। सर, बड़ी घटना हुई है आज, एक जब प्रधानमंत्री को रुकना पड़ा, कैसा देखते हैं इसको? बहुत चिंता का विषय है और निंदा का विषय भी है। चिंता इस बात की कि वो देश का गौरव है, वैश्विक नेता है, उनके काफिले को अगर रोक लेंगे लोग तो ये निंदा की बात है वहाँ की सरकार के लिए और चिंता की बात है देश के लिए। मैंने एक कांग्रेस के नेता का बयान सुना, एसपीजी सुरक्षा करती है। एसपीजी सुरक्षा करती है तो प्रधानमंत्री को सुरक्षित निकाला, लेकिन रूट की सुरक्षा कौन करता है? एसपीजी करती है क्या? रूट पे मॉब आ रहा है, कोई ट्रैफिक जाम हो गया है, कोई गाड़ी घोड़ा आ गया है, पशु मवेशी आ गया है, ये तो लोकल की पुलिस देखती है। अगर प्रधानमंत्री की भी नहीं देख पाए तो इससे ज़्यादा निंदा की कोई बात नहीं हो सकती पंजाब सरकार की। दूसरा, ये संघीय ढांचे पर भी एक तरह से प्रहार है। उनके नेता भी आते हैं दूसरे प्रदेशों में,
अगर उनके साथ इस तरह की घटना होगी तो कांग्रेस के नेता क्या कहेंगे? भाई, जिस विषय पे अनुमति ली जा रही है, अनुमति दी गई है, कोई तकनीकी खराबी वजह से उड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये देखना तो वहाँ की लोकल सरकार का काम है। प्रधानमंत्री आया है, और जो सरकार अगर वो कहते हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं देख पा रही हो, वो आम आवाम की सुरक्षा क्या करेगी पंजाब के अंदर? बड़ा मुद्दा यही है कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो थोड़ी देर रुकना पड़ा, लेकिन जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर गृह मंत्री ने निंदा भी जाहिर की है और सवाल भी उठाए। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसरी, भोपाल। बीजेपी अपने चुनावी मैनेजमेंट के लिए तो हमेशा से ही जानी जाती रही है, लेकिन अब ये मैनेजमेंट और माइक्रो हो गया है और बूथ स्तर पर एक एक कार्यकर्ता और मतदाता पर फोकस किया जा रहा है। इस माइक्रो मैनेजमेंट के तहत बीजेपी ने बूथ विस्तारक योजना शुरू की है। मिशन 23-24 की तैयारी, तय हुआ जीत का फॉर्मूला, हर बूथ पर है नजर। बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट। बीजेपी को 12 महीने 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहने वाली पार्टी क्यों कहा जाता है, ये समझने के लिए बुधवार 5 जनवरी से एमपी में शुरू हुई पार्टी की कार्यशालाओं को जरूर देखना चाहिए। ये कार्यशालाएं पार्टी की बूथ विस्तारक योजना के तहत आयोजित की जा रही हैं। बूथ विस्तारक वही योजना है जिसके बारे में पार्टी का दावा है कि 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में ये योजना जीत का आधार बनेगी। प्रत्येक मंडल को स्वावलंबी मंडल बनाना, ग्राम नगर केंद्र को सक्रिय बनाना, प्रत्येक बूथ को सक्षम बनाना, ये हमारा संकल्प है। तो इसलिए हमने एक विस्तारक योजना, बूथ विस्तारक योजना की है। उसकी प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए आज हमारे मंडल के अध्यक्ष, मंडलों के विस्तारक और प्रमुख कार्यकर्ताओं की आज हमारे कार्यशालाएं हैं, जो हर जिले की कार्यशालाएं हैं। और उसके बाद 20 से 30 जनवरी पूरे मध्य प्रदेश के हर बूथ पर हमारे विस्तारक योजना के माध्यम से बूथ को सक्षम बनाने का अभियान और संकल्प हमने लिया। दरअसल बूथ विस्तारक योजना बीजेपी के उस माइक्रो मैनेजमेंट का ही हिस्सा है जिसके जरिए वो एक एक मतदाता तक अपनी पैठ बनाने की तैयारी में है। बीजेपी इन कार्यशालाओं में अपने कार्यकर्ताओं को बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में ट्रेनिंग दे रही है। इधर कांग्रेस को बीजेपी की इस तैयारी में कुछ भी खास नजर नहीं आता। हमारा जो काम करने का तरीका है बहुत दिखावा करने का नहीं है। तो हमारा जो काम चल रहा है संगठन के स्तर पे वो बहुत अच्छे से चल रहा है और आगे जाने वाले भविष्य में 2023 में इसका पता उन लोगों को भी लग जाएगा जो बार बार ये कहते हैं कि कांग्रेस का संगठन कमज़ोर है, कांग्रेस का बूथ कमज़ोर है, बूथ मैनेजमेंट कमज़ोर है। और ये हम 2018 में भी दिखा चुकी है पार्टी। बीजेपी के विस्तारक योजना और कार्यशालाओं पर कांग्रेस का अपना मत हो सकता है, लेकिन बीजेपी की ऐसी ही तैयारी बड़ा अंतर पैदा करती है। कांग्रेस जहां कुछ बड़े क्षत्रों पर ही निर्भर नजर आती है, तो वहीं बीजेपी का बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी शीर्ष नेतृत्व की तरह तवज्जो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। इन दिनों देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर बयानबाजी करना आम बात हो गई है। पिछले दिनों रायपुर में एक तथाकथित महाराज ने बापू पर विवादित बयान दिया। उसके बाद नरसिंहपुर के एक कथावाचक का भी कुछ इसी तरह का एक वीडियो वायरल हुआ। क्या देश में बापू पर बयानबाजी करके मीडिया में सुर्खियां बटोरने का खेल चल रहा है? और क्या इस तरह के अपराध को रोकने की जरूरत नहीं है? क्या ये कृत्य क्षमा योग्य है? देखिए ये रिपोर्ट। मैंने कुछ बोला है कथा के दौरान या किसी पत्रकार के उपस्थिति में बापू के बारे में, इसके लिए जिनको भी आत्मा में ठेस पहुंची हो उनसे भी मैं क्षमा चाहता हूं। ये वही कथावाचक है जो 3 दिन पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को देशद्रोही ठहरा रहा था, लेकिन थाने में मामला दर्ज होते ही इसके सुर बदल गए। अब ये भले ही माफी मांग रहा हो, लेकिन देश की भावना को आघात पहुंचाने वाले इस बाबा की पुलिस ने कुंडली खंगालना शुरू कर दिया है। वैसे ये कथावाचक ही नहीं, इन दिनों देश में ऐसी टिप्पणी करने का जैसे ट्रेंड बनता जा रहा है। कोई भी एरा गेरा हमारे महापुरुषों पर बयानबाजी कर जाता है। इस कथाकथित बाबा ने क्या कहा था, पहले ये आपको दिखाते हैं, फिर उस महाराज को भी बताएंगे जो बापू पर टिप्पणी करने के आरोप में जेल की हवा खा रहा है। इस राष्ट्र को डोनेशन की थ्योरी देने वाला कोई व्यक्ति है तो वह है करमचंद गांधी।
जिसने इस भारत के 2 टुकड़े करे, जो राष्ट्र के टुकड़े कर दे वो पिता कैसे हो सकता है। इसलिए हम इनका घोर विरोध करते हैं। ये व्यक्ति ना तो राष्ट्र प्रेमी है और न राष्ट्रपिता है, न महात्मा है। ये व्यक्ति मेरी निगाह में देशद्रोही है। संत बिरादरी को शर्मसार करने वाला तरुण मुरारी अपनी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। इसकी माफी पर कानून कितना पिघलता है यह आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन अब आपको रायपुर की धर्म संसद में एक महाराज का वो भाषण दिखाते हैं जिसने इस नए विवाद को जन्म दिया। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। अपने इसी विवादित बयान के कारण कालीचरण महाराज कानून की काल कोठरी में पहुंच गया है। रायपुर पुलिस ने उसे खजुराहो से गिरफ्तार किया और कोर्ट ने उसे 14 दिनों की न्यायिक कस्टडी में भेजा है। एक मामले में महाराष्ट्र पुलिस उसे प्रोडक्शन वारंट पर पुणे लेकर गई है। इस कार्रवाई से कालीचरण को समझ आ गया होगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अपमानजनक भाषा का प्रयोग कितना कष्टकारी है। और अब बारी तरुण मुरारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में मैं हूं झोलाधारी इंदौरी अभियान अब जन आंदोलन बनते हुए नजर आ रहा है। इसी कड़ी में इंदौर में एक अनूठा नज़ारा देखने को मिला जब फैशन इंस्टीट्यूट की मॉडल कपड़े का झोला लेकर रैंप वॉक पर उतरी। इन मॉडल्स ने कैटवॉक के जरिए पॉलीथीन बैग को बैन करने के साथ ही कपड़े के बैग का इस्तेमाल करने का भी संदेश दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। तस्वीरों में नजर आ रही मॉडल्स रैंप पर स्वच्छता का संदेश दे रही है। दरअसल इन दिनों इंदौर में मैं हूँ झोलाधारी इंदौरी अभियान चल रहा है। इस अभियान के तहत प्लास्टिक के इस्तेमाल को पूरी तरह से खत्म करने और कपड़े से बने झोले का इस्तेमाल में लाने का संदेश दिया जा रहा है। पिछले दिनों जहां शहर के प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी सिलाई मशीन पर झोले बनाते नजर आए, वहीं अब फैशन इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई मॉडल्स भी कपड़े के बैग लेकर कैच वॉक करती हुई नजर आए। इधर इस फैशन शो को देखने के लिए लोगों में भी खासा उत्साह नजर आया। हमारा उद्देश्य यही है कि यहाँ पे HDPS कॉलेज से जो बच्चे हैं और जो मैनेजमेंट HDPS कॉलेज से उनके साथ में हम लोगों ने यहाँ पे एक फैशन शो रखा था। उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हर झोला भी अगर एक अच्छे तरीके से बनाया जाए तो वो भी एक फैशन के तौर पे उपयोग किया जा सकता है। उसी को लेके ये पूरा प्रमोशन किया जा रहा है और ये हर एक कॉलेज, हर एक स्कूल, हर एक बच्चों को अगर हम अभी से इन्वॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपना जो लक्ष्य है 100% पॉलीथीन फ्री, प्लास्टिक फ्री मुक्त होने का, वो लक्ष्य को हम बहुत जल्दी अचीव कर पाएंगे। इस फैशन शो में शामिल हुई मॉडल्स के लिए ये भी अनुभव कुछ अलग रहा। मॉडल्स भी इस बात को मान रही हैं कि इंदौर देश ही नहीं दुनिया में स्वच्छता का एक मॉडल बन चुका है। इसलिए भी कैटवॉक के जरिए उन्होंने लोगों से कपड़े के बैग का इस्तेमाल करने की अपील की। दिखाना था कि झोले के साथ भी आप फैशन में घूम सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज़रूरी है कि लेदर बैग वगैरह लेके चलना है। आप एक सादा कपड़े का झोला लेके भी मार्केट में बाहर जा सकते हैं। हम फैशन स्टूडेंट्स हैं तो हम इसी के थ्रू मैसेज दे रहे हैं कि बैग्स भी कूल दिख सकते हैं, कपड़े के बैग भी अच्छे दिख सकते हैं। इंदौर के इन्वायरमेंट को प्लास्टिक फ्री बनाएं, इको फ्रेंडली बनाएं और थैला यूज़ करके हम ये दिखाना चाहते हैं कि थैला जो नाम सुन के लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसे एज ए फैशन स्टेटमेंट भी यूज़ किया जा सकता है। हम लोगों के यहाँ आने का मोटिव यही था कि जो प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है उसको हम लोग कम से कम कर दें और इसके जगह हम कपड़े के बैग्स यूज़ कर सकते हैं जो कि सस्टेनेबल है और फैशनेबल भी बन सकता है। आप इससे यूज़ करके प्लास्टिक का बैन करिए और एनवायरनमेंट फ्री बनाइए जगह को। ये इंदौर के लोगों का जज्बा ही है जिसके दम पर शहर ने स्वच्छता में अपना परचम लहरा रखा है। स्वच्छता अभियान की ये अलग अलग तस्वीरें ही इंदौर को हर बार नंबर 1 के पायदान पर खड़ा करती हैं। फिर चाहे सड़कों पर झाड़ू लगाना हो या फिर फैशन शो में कपड़े के झोले लेकर रैंप वॉक करना हो, इंदौरी जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। बच्चे देश का भविष्य हैं। शायद इसीलिए बच्चों का भविष्य संवारने के लिए सरकार भी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए हमेशा कोशिश करती रहती है और कुछ ऐसा ही प्रयास किया है छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने। सीएम बघेल की पहल से पूरे राज्य में स्वामी आत्मानंद के नाम से इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूल संचालित किए जा रहे हैं।
आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। स्मार्ट क्लास, उपकरणों से लैस आधुनिक लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, कंप्यूटर लैब समेत सभी सुविधाओं से युक्त ये कोई प्राइवेट स्कूल नहीं बल्कि मुंगेली का स्वामी आत्मानंद स्कूल है, जो इन दिनों न केवल मुंगेली का बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए रोल मॉडल बन गया है। किसी प्राइवेट स्कूल से बेहतर सुविधाओं वाले इस स्कूल में गरीब और मध्यम परिवार के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर फूले नहीं समा रहे। यहाँ पढ़ने से बहुत प्राउड फीलिंग होता है। यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, वेल एजुकेटेड है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू CBSE। यहाँ पढ़ने से हम अपना फ्यूचर डिसाइड कर पा रहे हैं, क्यूरियोसिटी डिसाइड कर पा रहे हैं। मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो ये मेरे फैमिली को एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। और यहाँ की जो पढ़ाई की जो फैसिलिटी है वो भी एक बड़े CBSE स्कूल की तरह है। बिल्कुल नहीं लग रहा है कि हम किसी शासकीय स्कूल में पढ़ रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है कि हम किसी बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। स्वामी आत्मानंद स्कूल में 1ली से 12वीं तक में फिलहाल 1800 छात्र पढ़ रहे हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम के छात्र होने की वजह से 2 पालियों में स्कूल संचालित किया जाता है। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल दाऊपारा मुंगेली में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के बच्चे पढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर यहाँ 1003 बच्चे दर्ज हैं। दोनों मीडियम के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग सेटअप के अनुसार शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। अच्छे स्कूलों में पढ़कर अपने भविष्य को संवारने का सपना तो हर बच्चा देखता है, लेकिन गरीब और मध्यम परिवार के बच्चों का ये सपना ही बनकर रह जाता है। लेकिन सीएम भूपेश बघेल की इस पहल ने इन बच्चों के सपनों को नई उड़ान दी है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अनिल पात्रे, बंसल न्यूज, मुंगेली। इस रिपोर्ट के साथ ही प्राइम टाइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।